नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। नजर डालते हैं आज प्रॉपर्टी प्लस में क्या कुछ खास है, क्योंकि आज का प्रॉपर्टी प्लस खास होने वाला है। अगर आप एनसीआर रीजन में रहते हैं, आप घर खरीदार हैं या घर खरीदने जा रहे हैं, या तो आपके लिए आज का जो प्रॉपर्टी प्लस है वो बेहद खास हो सकता है। वो क्यों, आपको आगे बताते हैं, क्योंकि आज घर खरीदारों से जुड़ी उन तमाम समस्याओं पर बातचीत करेंगे जो रेरा से जुड़ी हुई हैं। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा लोगों को न्याय दिलाने में मदद कर रहा है और अटके प्रोजेक्ट्स पूरे करा रहा है। तो आज की चर्चा इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले आपने किसी प्रॉपर्टी शो में एक साथ दो राज्यों के रेरा चेयरमैन को एक साथ नहीं देखा होगा। तो आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार साहब और के खंडेलवाल साहब, और साथ ही हैं एडवोकेट और रेरा के जानकार वेंकट राव साहब। तो आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल खंडेलवाल सर आपसे होगा कि 2017 से लेकर कई बार आपसे बातचीत हुई है, हमने रेरा के तमाम उपलब्धियों और खामियों पर बात की है। रेरा से जुड़ी एक बड़ी दुविधा को आपने दूर किया कि कौन से प्रोजेक्ट रेरा के अंतर्गत आएंगे और कौन से नहीं। अभी हाल ही में आपकी कोर्ट से 17 बिल्डरों पर 50 करोड़ के जुर्माने का फैसला भी देखने को मिला है। ऐसे में तमाम घर खरीदारों की आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। घर खरीदारों को न्याय दिलाने के लिए रेरा को और मजबूत करने के लिए क्या कदम और उठा रहे हैं आप? देखिएगा कि सबसे जरूरी चीज ये है, जिस आदमी ने घर खरीद लिया, जिस आदमी ने बिल्डर से अलॉटमेंट ले लिया, उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि वो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो बिल्डर फाइल करता है उन्हें जरूर देखे। और हमारे पास तो बहुत कम प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं, करीब 550 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं। 550 प्रोजेक्ट की क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट को हम लोगों के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम उसको स्क्रूटनाइज करें। लेकिन यदि एलओटी सजग है, यदि एलओटी सतर्क है, तो उसका फर्ज बनता है कि वो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट बिल्डर क्या बना रहा है, कितना बन चुका है, कितना पैसा लगा चुका है, क्या स्टेज है कंस्ट्रक्शन की, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट के माध्यम से उसे देखे। और यदि उसे लगता है कहीं कि बिल्डर कहीं चूक कर रहा है, बिल्डर कहीं कोई गलत काम कर रहा है, तो उसकी तुरंत शिकायत रेरा से करे, तो रेरा उसकी कॉग्निजेंस लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऑल्दो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रेरा के लिए भी और एलओटीज के लिए भी। हमारे यहाँ देखने में आया 550 प्रोजेक्ट में से करीब 60-70 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो बाकी के 500 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से केवल 250 प्रोजेक्ट की क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट ही फाइल हो रही थी। जिन 250 लोगों ने क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल नहीं की, उनके खिलाफ हमने पीनल प्रोसीडिंग शुरू की है। मेरा अगला सवाल राजीव सर आपसे होगा। जेपी क्लिप्सो कोर्ट में लोगों को पोजीशन मिलना शुरू हो गया है और ये अपने आप में एक मिसाल है कि जिस तरह से रेरा के हस्तक्षेप के बाद एक अटका प्रोजेक्ट सकारात्मक रूप से पूरा होता है, इसके बाद और कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनमें ऐसा सकारात्मक कदम देखने को मिलेगा? देखिए, क्योंकि आपने दीपक जी ये जिक्र किया है क्लिप्सो कोर्ट का, मैं आपका इसमें आधा मिनट आपके माध्यम से दर्शकों को थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम जो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज थे इस प्रोजेक्ट में, मैं उनको बधाई और साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत संयम बरतते हुए और एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके की पूरा होने की 2 साल पहले कम उम्मीद थी, वो रेरा के फैसिलिटेशन के माध्यम से पूरा काम करते हुए और इस मामले में प्रमोटर को भी साथ लेते हुए वो प्रोजेक्ट पूरा किया, जिसका ओसी नोएडा अथॉरिटी ने जारी किया। एक तो ये पूरा जो कोऑपरेशन सबका हुआ है वो ये सिद्ध करता है कि अगर कोई ऐसा स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है जो कि अभी अनवायबल नहीं हुआ और बहुत ज्यादा उसमें काम बाकी नहीं है, तो वो इस मॉडल से पूरा किया जा सकता है। ये एक मिसाल सबके लिए देता है। रेरा एक्ट में 2 या 3 सेक्शंस हैं, जिसमें सेक्शन 7 और 8 और एक सेक्शन 15 जिसमें कि नया प्रमोटर ला सकते हैं। तो खुशी की बात यह है कि क्योंकि अब इस सेक्टर में मैं कहूंगा कि प्राणवायु का संचार फिर से शुरू हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोजेक्ट्स लगभग स्टॉल्ड थे उनमें से कई अब दोबारा से नई फंडिंग के साथ या नए प्रमोटर के साथ, और हम लोग रेरा में उत्तर प्रदेश में उसको पूरा सहयोग दे रहे हैं,
लगभग 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स इसी माध्यम से चल रहे हैं। सेक्शन 15 में भी 2-3 प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल हम दे चुके हैं और अनौपचारिक रूप से बहुत से प्रोमोटर्स जिनके प्रोजेक्ट अभी वायबल हैं वो साथ में लेके बायर्स को भी और नए को प्रोमोटर्स या इन्वेस्टर्स को लेके अब अपनी प्रोजेक्ट्स पूरी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक और ऑप्शन बायर्स को अवेलेबल हो गया है बाकी विधिक प्रक्रियाओं के अलावा। वेंकट राव साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप एनसीआर में तमाम घर खरीदारों की आवाज बने हुए हैं। ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे कि 2017 से अब तक रियल एस्टेट से जुड़े मामलों के निपटारे स्मूथ हो चुके हैं या दिक्कतें अभी बनी हुई हैं? कहते हुए मैं को ये जरूर कहूंगा कि देखिए ये दो मॉडल कहा है सर ने अभी, राजीव सर ने 7-8 का उपयोग करते हुए, अनलेस अंटिल देयर इज अ कोऑपरेशन, एक पॉजिटिविटी और एक सिस्टम में एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है, चाहे प्रमोटर के ओर से हो चाहे बायर्स और अलॉटीज ओर से हो। जरूरत बहुत है कि एक पॉजिटिविटी और एक सिस्टम में कॉन्फिडेंस की, ताकि जिस तरीके से जो ऑफिसर्स या जो गवर्नमेंट इसमें काम करने की कोशिश कर रही है उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और आपका रिजल्ट सामने है और मेरा मानना ये है कि जो भी कई सालों का जो फ्लैग रहा है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंगली सडनली अगर आप डालेंगे रेरास पे तो कुछ समय तो लगेगा और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है अब सामने नजर आ रहा है। आगे चल के और इम्प्रूवमेंट आएगा और डेफिनेटली एक उम्मीद की बात है। मोस्ट ऑफ द खंडेलवाल सर, एक अहम सवाल अक्सर होम बायर्स हमसे पूछते हैं कि आरडब्ल्यूए ने अगर किसी बिल्डर के खिलाफ कोई केस फाइल किया है लेकिन उसी इमारत में रहने वाले दूसरे लोग जो उस केस का हिस्सा नहीं है लेकिन वो उस आरडब्ल्यूए की कार्रवाई की जानकारी चाहते हैं तो उन्हें केस से जुड़े दस्तावेज कैसे हासिल होंगे? इसके अलावा आज भी अश्योर्ड रिटर्न के नाम पर डेवलपर्स घर खरीदारों को धोखा दे रहे हैं, उनको चूना लगा रहे हैं, उन पर एक्शन का क्या तरीका है? तो जब भी कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एज ए कंप्लेनेंट आती है और उसका केस हम लोग टेकअप करते हैं तो ये सभी होम बायर्स जो हैं, कोई भी एलओटी, न केवल उस प्रोजेक्ट का बल्कि दूसरे प्रोजेक्ट के एलओटी को भी ये राइट है कि वो उसकी प्रोसीडिंग्स को देखे, उसमें क्या घटा है क्या नहीं घटा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ जो कि बड़ा जरूरी है, जिसमें करीब हम लोगों ने 2000 करोड़ रुपए का अभी तक हमारा एस्टिमेट है, 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के हम लोगों ने सेव किए हैं। और वो भी इसी तरीके का मैटर था कि शुरुआत के दिनों में जब ये अश्योर्ड रिटर्न का पेमेंट इन्होंने करना बंद कर दिया बिल्डर्स ने, 11, 12, 13 में बहुत सारी स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी और अभी कई बिल्डर्स लॉन्च करते हैं। अश्योर्ड रिटर्न के लिए सेपरेट एडिशनल आपने एग्रीमेंट किया है तब भी, जिसमें रेफरेंस है पुराने एग्रीमेंट का, या थर्डली अलग से सेपरेट एग्रीमेंट भी है, तब भी हमने इसे बिल्डर बायर एग्रीमेंट का पार्ट मान करके और अश्योर्ड रिटर्न शुरू कराया है। बहुत सारे स्टेट्स में समस्या थी जहां की अश्योर्ड रिटर्न लोगों का बंद हो गया था। अश्योर्ड रिटर्न को हमने बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कंडीशन माना है, बिल्कुल, तो उसमें हमने बिल्डर को भी एक रिलीफ दिया है, बिल्कुल सर, कि यदि ड्यू डेट ऑफ पोजीशन निकल चुकी है, ड्यू डेट ऑफ पोजीशन के बाद उसका हक बन जाता है, क्योंकि जो पैसा उसने दिया हुआ उसी पैसे के एवज में उसे अश्योर्ड रिटर्न मिल रहा है जब तक पैसा नहीं मिल रहा है या लीज पे नहीं जा रही प्रॉपर्टी। ठीक बात है। यदि ड्यू डेट चुकी है तो सेक्शन 18 में उसे डिले पोजीशन चार्जेस मिलेंगे। तो डिले पोजीशन चार्जर और अश्योर्ड रिटर्न में जो भी ज्यादा हो वो हमने दिया है ताकि बिल्डर को दोनों की मारना पड़े। खंडेलवाल सर, लेकिन फैसले आने में अब भी काफी समय लग रहे हैं, लोगों को जल्दी न्याय मिले उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? देखिए, हमारे पास अभी एक मेंबर है, 2 मेंबर्स की वैकेंसीज हैं, 9 महीने हो गए। अभी हमें एक्सपेक्टेड ये है कि तो इस महीने के एंड तक हमें 2 मेंबर और मिल जाएंगे और 2 मेंबर के मिलने से ये होगा कि हमारी 2 या 3 बेंच बन जाएंगी। बिल्कुल। तो जो महीने का टाइम लग रहा है वो टाइम 15 से 20 दिन का हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये डिले का कारण ये नहीं है, डिले का कारण है पेंडेंसी। और पेंडेंसी क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ द लीगल सिस्टम। राजीव सर, देश भर के सभी रेरा अथॉरिटी से फैसला आने में औसतन 1.5 से 2 साल का समय लग रहा है, 60 दिन की टाइमलाइन है, लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं घर खरीदारों की शिकायत में कि तारीख मिलने में ही 2-2 महीने का अंतर रहता है। एनसीआर में यूपी रेरा में सबसे अधिक शिकायतें हैं, ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए क्या रोड मैप बनेगा? इसमें दीपक जी, मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा कि ये इत्तेफाक की बात है कि एनसीआर में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में रेरा में जितनी कंप्लेंट्स दर्ज हुई हैं उसकी 38% कंप्लेंट्स
उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई। ये इसका लगभग 75% एनसीआर रीजन में है। और इसी वजह से जब हमारे सरकार ने नियुक्ति की रेगुलर अथॉरिटी और उनके मेंबर्स की, ये अगस्त में 2018 में, तो उन्होंने साथ के साथ एनसीआर में भी एक बेंच अलग से स्थापित की। अब मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहूंगा कि 38% के सापेक्ष 40% पूरे हिंदुस्तान का डिस्पोजल उत्तर प्रदेश में है। अगर मैं संख्या की बात करूं तो लगभग 44,000 केसेस उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं और इन 44,000 केसेस में से 40,000 का डिस्पोजल ऑलरेडी हो चुका है। जिस बात का अभी खंडेलवाल जी ने जिक्र किया, क्योंकि हम लोगों को शुरू में ये स्पष्ट हो गया था कि अगर हम पूरी अथॉरिटी के तौर पे इन केसेस का डिस्पोजल करेंगे तो ये पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हम लोगों ने शुरू से ही इंडिविजुअल मेंबर्स को डेलीगेशन करके और बेंच बना के ये काम उनको दे दिया था। और जैसा कि अभी खंडेलवाल जी कह रहे थे, हमारे यहाँ भी पिछले कुछ महीनों से 2 वैकेंसी है और 2 ही लोग हम लोग काम कर रहे हैं, फिर भी सभी केसेस विधिवत लग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद ये है कि 1-2 महीने में जैसे ही ये बेंच स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी और गति से हम लोग काम करें। राव साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेरा आने के बाद रियल एस्टेट में विवाद सुलझाने की दिशा में शानदार काम हो रहा है। पूरे देश में हम देख रहे हैं कि काफी सख्त फैसले आ रहे हैं, लेकिन फैसला आने के बाद डेवलपर्स रेरा के आदेशों को मानते नहीं हैं, आदेशों की नाफरमानी करते हैं और ये हम लगातार देख रहे हैं। क्या रिकवरी में रेरा कमजोर तो नहीं साबित हो रहा है? देखिए दीपक जी, 2 बातें हैं। एक तो ये बात पीछे काफी रही है, अब उसमें काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे कि एक मेजर फैक्टर आप देखिएगा, कई जगहों पे बेसिक प्रॉब्लम ये भी है, एग्जीक्यूशन फाइल ऑफ कोर्स अलॉटिस करते हैं और उनको लेके काफी स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। तो रेरा हो, इवन अक्रॉस द बोर्ड आप आजकल अक्सर आप सुनते हैं कहीं वारंट्स हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं, ऐसे आदेश आ रहे हैं। और इसको लेकर काफी एक मैं क्योंकि काफी काम करते रहता हूँ, वहां पे भी एक काफी फियर तो नहीं कहूंगा, एक डिसिप्लिन आता जा रहा है और उसको चलते हुए फियर भी नेचुरल है। तो मेरा मानना है कि कंप्लायंसेस इवन ऑर्डर्स की भी काफी हद तक चालू हो। एक मेजर फैक्टर हम सबको रियलाइज करना चाहिए। देखिए, जो रिफंड्स हो या डीपीसी या जिसे कहते हैं, वो कैश फ्लो बेस्ड होते हैं। कई हद तक कई जगहों पे ये दिक्कतें फाइनेंस साइड में काफी दिक्कतें हैं डेवलपर्स की, उसको चलते हुए भी कई जगहों पे दिक्कत होती कंपनी, और इस वजह से भी इवन अगर कोई कार्रवाई भी हो जाए उसके बावजूद आप देखते हैं कि कई डेवलपर्स भी आप देखिए पीछे कांट हेल्प इट, बट वो दिक्कतें रही हैं। खंडेलवाल सर, एक और अहम सवाल है कि रेरा के सुपर कारपेट एरिया की जो परिभाषा है उसको हरियाणा बिल्डिंग कोड, हरियाणा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट सुपरसीड करता है। जब रेरा सुपर अथॉरिटी है फिर ऐसा क्यों है? पहली बात। और इसी में एक और सवाल ये होगा कि सेक्शन 8 का आपने जिक्र किया, इसी तरह का मामला गुरुग्राम की ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट में है। इस प्रोजेक्ट का विवाद हरियाणा रेरा में आपके पास आया, उसके बाद ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां से होते हुए फिर ये आपके पास आ गया है। जहां तक मैं समझता हूं कि 2018 का मामला है, तो इसमें आखिर समस्या कहां आ रही है, कैसे पूरा होगा ये प्रोजेक्ट? जो आपने सुपर एरिया और कारपेट एरिया की बात की, पहले मैं उसको क्लियर कर दूं कि सुपर एरिया का नाम की कोई टर्म ही नहीं है। सुपर एरिया इज ए फ्रॉड। सुपर एरिया की हर बिल्डर बायर एग्रीमेंट में हर बिल्डर अपने तरीके से सुपर एरिया डिफाइन करता है। देयर इज नो टेक्निकल और लीगल डेफिनेशन ऑफ सुपर एरिया अवेलेबल एनीवेयर इन एनी टेक्स्ट बुक और एनी लीगल बुक, नंबर 1। नंबर 2, कारपेट एरिया is clearly defined in this RERA Act. There are certain state laws where they have defined covered area, but there is no term used as super area. Carpet area is categorically and very clearly defined in the RERA Act. RERA Act is Act of Parliament. Any state act will be superseded by this to the extent of contradiction. यदि हरियाणा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में कुछ है
2017 से पहले के लाइसेंसेस दिए हुए हैं, तो उन लाइसेंसेस पर तो चलो वो चीज, क्योंकि उस समय अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो सुपर एरिया पे कर रहे थे, लेकिन 2017 के बाद, एक्ट आने के बाद, कोई भी प्रॉपर्टी सुपर एरिया बेस पर नहीं बेची जाएगी, कारपेट एरिया पर बेची जाएगी। रादर वी हैव गॉन टू द एक्सटेंट कि हमने रजिस्ट्रार को भी बाउंड किया है कि वो रजिस्ट्रेशन जब करेगा तो वो पुराने प्रोजेक्ट में भी यदि रजिस्ट्री अब हो रही है तो सुपर एरिया तो उसने बेचा है, ठीक है, जो उसकी टर्म्स नहीं है, लेकिन कारपेट एरिया जरूर मेंशन करेगा, क्योंकि फर्दर भी इस प्रॉपर्टी का आगे बिकना है। प्रॉपर्टी का तो पर्पज ही, प्रॉपर्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यू है, वो वर्च्यू ये है कन्वेंस होगी प्रॉपर्टी की, ट्रांसफरेबल है प्रॉपर्टी, तो इसकी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। हमने बिल्डर बायर एग्रीमेंट सभी के एग्जामिन कराए हैं, करीब 70 के करीब ऐसे बिल्डर्स मिले जिन्होंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट को, जो मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट का, बिना किसी परमिशन के चेंज कर दिया और उसमें भी बहुत सारे चार्जेस लगा दिए। नाउ ही हैज टू इंडिकेट टोटल सेल कंसिडरेशन, नथिंग लेस नथिंग मोर, नो टैक्सेस। यदि कोई टैक्स का इंसिडेंट चेंज होता है तभी वो पेएबल है, अदरवाइज इट इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग एज पर मॉडल बिल्डर बाय हरियाणा। लेकिन आज जो बिल्डर्स बिना सेक्टर के, रेगुलेटर के परमिशन के बिल्डर उसमें अश्योर्ड रिटर्न का कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं और अपना पेमेंट प्लान से अप्रूव कराए बिना इस काम को कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई एक्ट के वायलेशन की भी होगी और एलओटीज को तो अपना कॉम्पेंसेशन का राइट होगा ही। ये अपील है कि वो भी जब भी कोई भी एलओटी किसी बिल्डर के साथ करता है एग्रीमेंट, तो ये जरूर पूछ ले भाई अश्योर्ड रिटर्न की तेरी स्कीम रेरा के द्वारा, रेगुलेटर के द्वारा अप्रूव है या नहीं। तो चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और आगे बात करेंगे, कुछ और अहम मसलों की, कुछ और अहम सवाल उठेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और प्रॉपर्टी प्लस में आज बेहद खास चर्चा है क्योंकि 2 राज्यों के रेरा चेयरमैन के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम सवाल हमने पूछे हैं और भी कुछ सवाल हमारे पास हैं जिन पर आगे बात करते हैं। राजीव सर, बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट का जिक्र अभी खंडेलवाल सर ने किया। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सरकार से, केंद्र सरकार से जवाब मांग चुका है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में बीबीए या अलॉटमेंट लेटर पर सख्त कदम दिखा है, लेकिन फिर भी एक तरफा एग्रीमेंट लगातार बन रहे हैं, मनमाने चार्जेस वसूले जा रहे हैं। इसकी रोकथाम कैसे होगी? देखिए, इसमें ये सभी को, शुरू में जब रेरा एक्ट बना था तो सभी राज्य सरकारों को एक मॉडल एग्रीमेंट सर्कुलेट किया गया था। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 18 में वो मॉडल एग्रीमेंट नोटिफाई किया गया है, और पीछे कुछ ऐसे मामले आए थे हम लोगों की निगाह में जिसमें कि उस तारीख के बाद कुछ बिल्डर्स ने उस मॉडल एग्रीमेंट को ना फॉलो करते हुए पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से ही किया है। उन मामलों में हम लोगों ने नोटिस जारी किए हैं ताकि उनको दंडित भी किया जा सके और सही एग्रीमेंट को साइन भी कराया जा सके। मैं समझता हूं कि ये इसका प्रचार प्रसार भी हम लोग करा रहे हैं। जैसा शुरू में खंडेलवाल जी ने कहा कि इसकी जागरूकता की जरूरत आपके माध्यम से सभी प्रोस्पेक्टिव बायर्स को भी है कि सभी राज्य सरकारों में मॉडल एग्रीमेंट ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो उसमें उसी आधार पर ही एग्रीमेंट हो सकता है। उसमें ये कारपेट एरिया, टोटल सेल प्राइस, वो सारे इश्यूज, अगर कोई विड्रॉ करता है क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, तो वो बड़ा बैलेंस्ड एग्रीमेंट है। और इस पर कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की है कि पुराने एग्रीमेंट्स वन साइडेड हैं। तो मेरे ख्याल से आगे जो भी करें, और अगर कोई बिल्डर सहमत नहीं है उससे, तो वो रेरा में इस प्रकरण को इमीडिएटली ला सकते हैं। बिल्कुल सर, आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन समस्या तो यह है कि बिल्डर मानते नहीं हैं। एक तरफा एग्रीमेंट और मनमाने चार्जेस अब भी एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। हालांकि आज की चर्चा में हमें कई बातों पर स्पष्टता मिली है, जैसे कि अगर हरियाणा में अगर कोई बिल्डर आपको अश्योर्ड रिटर्न की स्कीम में घर बेच रहा है, तो पहले ये देख लीजिए कि वो स्कीम हरियाणा रेरा से अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर है तो बिल्डर को अश्योर्ड रिटर्न देना पड़ेगा। तो वहीं यूपी रेरा में हमने जिस तरह से जेपी क्लिप्सो कोर्ट का पोजीशन देखा, उसी तर्ज पर और भी कई प्रोजेक्ट हम आगे पूरे होते हुए देखेंगे। फैसलों में देरी है, रेरा प्रमुख भी मान रहे हैं, सदस्यों की कमी है। उम्मीद करते हैं कि सदस्यों की भर्ती के बाद मामलों में तेजी आएगी, मामले तेज रफ्तार से निपटाए जाएंगे।
यानी ओवरऑल रेरा तेजी से न्याय देने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन जब तक सेबी की तरह रेरा मजबूत नहीं होता तब तक रियल एस्टेट पूरी तरह से पारदर्शी नहीं हो सकेगा। खंडेलवाल सर, राजीव सर और राव साहब, इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जी बिजनेस को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के शो में फिलहाल इतना ही। बाकी शो से जुड़ी आपकी कोई भी राय या सुझाव हो तो आप हमें ईमेल या फिर सोशल मीडिया पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले शो में फिर होगी मुलाकात रियल्टी सेक्टर की तमाम अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।